सीए फाउंडेशन में आपने अकाउंट में इन्वेंट्री चैप्टर लर्न किया है। अभी सीए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमें सीखना है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल बेस समझो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, इन्वेंट्री की डेफिनेशन समझना है, इन्वेंट्री का मेजरमेंट, उसका परचेज एंड कन्वर्जन कॉस्ट कैसे काउंट करेंगे हम, क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, गोडाउन तक पहुंचने तक का सब एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, उसके बाद का एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड होगा, कॉस्ट फॉर्मूला एंड टेक्निक, फीफो, वेटेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ग्रॉस परसेंटेज मार्जिन, ये सब मेथड भी हमें लर्न करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री आपको गाइड करेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वेंट्री आप क्रेडिट दिखाओगे, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आप करंट असेट में दिखाओगे, तो कौन सी वैल्यू से दिखाना है, अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या देना है। इन्वेंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कब तक लिखते हैं, जब तक वह गुड्स हम सेल नहीं करते। उसका मतलब क्या बोला है, जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता है तब तक वो स्टॉक होता है। इसलिए यहाँ पर आपको बोला है अनटिल रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्निशन, तब तक आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री क्रेडिट करना है। अगेन आपको कॉस्ट देना भी विच एवर इज लेस से इन्वेंट्री फाइंड करना है, और उसके लिए आपको यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस देगा। नाउ ए स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, और वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये एस आपको गाइड करता है। अभी डेफिनेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड होगा, 3 चीज़ इंक्लूड होगी। सबसे पहले हेल्ड फॉर सेल, जो चीज़ आपने बेचने के लिए लिया है, मैं बिल्डर हूँ, लैंड है मैंने बेचने के लिए लिया है, मैं मर्चेंट हूँ, मैंने जो गुड्स परचेस किया है वो बेचने के लिए लिया है, हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन में आएगा। मैं तेल का मर्चेंट हूँ तो मैं तेल जो परचेस करूँगा वो सेल के लिए है, तो हेल्ड फॉर सेल सबसे पहले आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप सेल करने के लिए लेते हो, वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है यूज एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज ए रॉ मटेरियल। आप बांस का प्रोडक्शन करते हो, उसके लिए स्क्रैप परचेस करते हो, स्क्रैप है वो पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है, वो इन्वेंट्री में ही काउंट होगा। थर्ड है कंजप्शंस, कोई आपका ऑयल है, ग्रीस है, जनरल पार्ट्स कोई है छोटे छोटे लूज टूल जैसे, वो सब इन्वेंट्री में फॉल होगा। इसीलिए कंज्यूमेबल्स है जो आपको मेंटेनेंस सप्लाई भी बोलते हैं, वो सब इन्वेंट्री में आएगा। अगेन इन्वेंट्री में क्या आएगा, तो सबसे पहले हेल्ड फॉर सेल, सेकंड यूज एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड थर्ड कंज्यूमेबल मेंटेनेंस सप्लाईज। एंड क्या नहीं आएगा, मशीन स्पेस नहीं आएगा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं आएगा, एंड सर्विस इक्विपमेंट नहीं आएगा। उसकी A10 की पीपीई की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो A10 में वो कैपिटलाइज होगा। आपने कोई मशीनरी के लिए स्पेसिफिक मशीन स्पेस परचेस किए हैं, स्टैंड बाय यानी आपका मेन मशीन कब ख़राब हो जाएगा, तो दूसरा जब आपको सपोर्ट में काम आएगा, मेन मशीन के ऑप्शन में काम आएगा, वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, सर्विस इक्विपमेंट है, मेजर स्पेयर पार्ट है, उसमें AS10 की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इसीलिए उसको PPE अप्लाई होगा। हमने देखा था आपने जो परचेस किया है सेल के लिए क्या है, वो सब आपका इन्वेंट्री में फॉल होगा। लैंड है बिल्डर के लिए इन्वेंट्री है, मर्चेंट के लिए गुड्स परचेस है वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में क्या आएगा, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, वो इन्वेंट्री में आएगा। इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट, स्पेयर इक्विपमेंट, उसमें AS10 लगेगा, उसमें इन्वेंट्री नहीं लगेगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री का डेफिनेशन हमने देखा। इन्वेंट्री का डेफिनेशन हेल्ड फॉर सेल, यूज इन ए प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेबल आइटम। क्या नहीं आएगा, तो सर्विस इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड मेजर मशीन स्पेस। इतना हमने लर्न किया। अभी हमें स्पेसिफिकली एस ने बोल दिया है नीचे दी गई चीज़ में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। जिसको A7 अप्लाई होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसका WIP है, उसको यह AS अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है सीमेंट आयरन, उसको यह AS अप्लाई होगा। अगेन इनकम्प्लीटेड सर्विस, इसको AS9 अप्लाई होगा। 31 मार्च को आपका ऑडिट इनकम्प्लीट है तो आपका जितना काम हुआ है उसमें AS9 अप्लाई होगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विसेज, इस सब के लिए भी AS9 अप्लाई होगा। इनकम्प्लीटेड सर्विसेज है, यहाँ पे शिपिंग का एग्जांपल दिया है। शिपिंग 31 मार्च को आपका वोएज है वो इनकम्प्लीट है तो वोएज को यह AS अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वोएज का जो फ्यूल है, स्टोर्स है, उसको यह AS अप्लाई होगा। इनकम्प्लीट सर्विस हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस, इसको भी AS अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट AS7 जिसको अप्लाई है उस कंस्ट्रक्शन के WIP को यह AS अप्लाई नहीं होगा।
सीमेंट आयन को होगा। सेकंड, इनकम्प्लीटेड सर्विस AS9 अप्लाई होगा, उसको यह AS अप्लाई नहीं होगा। शिपिंग में वोएज इनकम्प्लीट को नहीं होगा, लेकिन उसका फ्यूल है उसको यह AS अप्लाई होगा। थर्ड, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डिबेंचर्स, बॉन्ड, वो सब स्टॉक इन ट्रेड है ना, तो भी यह AS उसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। AS13 जिसको अप्लाई है, इन्वेस्टमेंट, उसको भी यह AS अप्लाई नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू से कंसीडर करते हो। सर्टेन आइटम्स लाइक लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनिंग आइटम्स है लाइक ओर है, गैस है, वो सब NRV से काउंट किया जाता है, उसे यह AS अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें, उसको गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस डिटरमाइन की होती है, गवर्नमेंट गारंटी होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड होते हैं, इसीलिए यहाँ रिस्क कम होता है, तब आप उसको NRV से रिकॉर्ड करते हैं। AS का डेफिनेशन क्या है? हेल्ड फॉर सेल, यूज एज ए प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेबल, मेंटेनेंस सप्लाई। किसको अप्लाई नहीं होगा? स्टैंड बाई इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट, मशीन स्पेस। अगेन स्पेसिफिकली AS2 किसको अप्लाई नहीं होगा? तो AS7 कंस्ट्रक्शन WIP, सीमेंट आयन को होगा। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम्प्लीटेड सर्विसेज, वॉयज इनकम्प्लीट, ये AS अप्लाई नहीं होगा। फ्यूल है उसको यह AS अप्लाई होगा। मैनेजमेंट, मेडिकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको यह AS अप्लाई नहीं होगा। शेयर डिवेंचर, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यह AS अप्लाई नहीं होगा। अगेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी AS अप्लाई नहीं होगा। लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, माइनिंग आइटम, उसको भी यह AS अप्लाई नहीं होगा। अगेन नॉर्मल सिचुएशन में देखो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस पे डिसाइड करता है क्या इन्वेंट्री में आएगा क्या नहीं आएगा। ट्रेडिंग आइटम है तो ट्रेडिंग के लिए जो आपने परचेस किया है, प्राइमरी जो प्रोडक्ट परचेस सेल करते हो वो तो आएगा ही, लेकिन जो आप ट्रेडिंग आइटम है बॉक्स में पैक करके बेचते हो, उसके लिए जो ज़रूरी है, रैपिंग पेपर है, कार्टून है, स्टेशनरी है, वो भी इन्वेंट्री में ही फॉल होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीनों पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री है। आपको ईयर एंड पे इन्वेंट्री तीनों का टोटल करके लिखना है, और इन्वेंट्री है वो आपका प्रॉफिट पे एंड फिनेंशियल पोजीशन दोनों पे अफेक्ट करता है। इन्वेंट्री हम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखते हैं तो प्रॉफिट अफेक्टेड होता रहता है, करंट असेट में लिखते हैं तो लिक्विडिटी सिचुएशन भी आपकी अफेक्टेड रहती है। इसीलिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सही करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वेंट्री लिख के हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लास्ट ईयर की कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या होता है? प्रीवियस ईयर की कॉस्ट करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ। आपने 10 लाख का परचेस किया था, 2 लाख है वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर की कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का परचेस है, तो अगले साल की कॉस्ट अभी करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया। क्लोजिंग करंट टू नेक्स्ट, ओपनिंग पास्ट टू करंट, कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड है। इन्वेंट्री हम फ्यूचर में क्यों दिखाते हैं, क्यों कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं? तो हमें पक्का है कि ये अभी हमने स्टॉक नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, वो एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फ्यूचर बेनिफिट, उसको हम बेचेंगे, हमें फ़ायदा मिलने वाला है, इसीलिए हम इन्वेंट्री है वो करंट से नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट कैसे काउंट करोगे इन्वेंट्री की? परचेस कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट तो लेना ही है, लेकिन साथ में गोडाउन में पहुंचने तक का जो फ्रेट है, कन्वर्जन कॉस्ट है, वो सब पार्ट ऑफ द कॉस्ट है। गोडाउन तक पहुंचने तक का परचेस कॉस्ट है, फ्रेट है, मटेरियल परचेस है तो उसका कन्वर्जन कॉस्ट है, वो सब पार्ट ऑफ द कॉस्ट माना जाएगा। गोडाउन तक पहुंचने के बाद का स्टोरेज कॉस्ट है, जिसमें से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, जो प्रोडक्शन पार्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ है वो आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में फॉल नहीं होगा। हमने देखा इन्वेंट्री काउंटिंग बहुत ही क्रूशियल है। इन्वेंट्री हमारे प्रॉफिट लॉस को भी अफेक्ट करता है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है आपकी तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। हमें प्रूडेंस क्या बोलता है? हमारा फोर्सिएबल लॉस है ना, वो एस्टिमेट बेस आप अभी कंसीडर कर लो। इसीलिए प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म फॉलो करके हम इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस से काउंट करते हैं। इसीलिए आपकी NRV जो कॉस्ट से कम है तो आपको NRV लेना है, NRV कॉस्ट से ज़्यादा है तो NRV नहीं लेना है। कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं ले सकते तो हमें कॉस्ट ही लेना है। इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? कॉस्ट और NRV दोनों डिटरमाइन करो और विच एवर इज लेस
वैसे आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एबनॉर्मल गेन और लॉस है वो फ्यूचर में एवरी टाइम होने वाला नहीं है, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। आप सही तरीके का इन्वेंट्री लोगे तो ही आपका फिनांशियल स्टेटमेंट सही परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। इसीलिए आपको इन्वेंट्री की इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आएगी एज वेल एज फिनांशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट पे भी आएगा। इसीलिए कंपनी से 2013 ने शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको कैसे वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन सही करोगे तो इन्वेंट्री का करेक्ट वैल्यू आपको मिल पाएगा। लेट मी सी, हमने अभी देखा मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में जो हम कॉस्ट इनकर करेंगे ना, वह कॉस्ट उसमें से लेस करना है। मेरा चेयर है वो मुझे बेचना है तो उसमें 2 रुपये का कलर करवाऊंगा, बाद में बेचने जाऊंगा 10 रुपीज़ आएगा। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, कॉस्ट येट टू बी इनकर 2 रुपीज़, तो 10 माइनस 2 8 रुपीज़। जो चीज़ बेचनी होती है उस पर पहले सजावट करनी पड़ती है। इसीलिए सजावट करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो सेलिंग प्राइस में से सजावट की कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मानना कि हम इसीलिए तो हेयर पार्लर में जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना। एनीवे, एनआरवी का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड। इसीलिए आपको बोला है कि आप कॉस्ट से ज़्यादा असेट नहीं दिखा सकते। नो असेट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी। पीछे वाली लेस लेना है, हायर नहीं लेना है। अगेन वैल्यूएशन मेथड है, आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट और अबोव कॉस्ट हम बेच सकते हैं तो रॉ मटेरियल एट कॉस्ट आपको कंसीडर करना है। फिनिश गुड्स हम बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट प्राइस से कंसीडर करना है। लेट मी सी, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट कब कॉस्ट से करना है? एट और अबोव द कॉस्ट है तो फिनिश गुड्स कितने में बेच रहे हैं? कॉस्ट और कॉस्ट से अबोव, तो कॉस्ट लेना है। लेकिन फिनिश गुड्स हम बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कंसीडर करना है। रिमेंबर, याद रखो, मेरे पास रॉ मटेरियल 10 रुपये का परचेस था, मैं 6 रुपये का काम करूँगा तो मेरी फिनिश प्रोडक्ट होगी 16 रुपीज़ की। मैं फिनिश प्रोडक्ट है वो 16 और अबव 16 बेचता हूँ तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 10 माना जाएगा। लेकिन मैं रॉ मटेरियल में 6 रुपीज़ एक्सपेंस करने के बाद 16 कॉस्ट था, लेकिन 13 रुपये में बेच रहा हूँ तो ये मटेरियल मैं अभी लेके आऊँगा तो मार्केट में कितने में मिलेगा? वो रिप्लेसमेंट प्राइस ही लेना है, 10 रुपीज़ नहीं लेना है। रिप्लेसमेंट प्राइस आपको दे देंगे। एट और अबव कॉस्ट फिनिश प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, बिलो फिनिश प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। WIP है, फिनिश गुड्स है, वो तो आपको कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लेस ही लेना है। और कॉस्ट में परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट वो आपको ऐड करना है। अगेन कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल को कन्वर्ट करने में, प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो सब कन्वर्जन कॉस्ट में आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या इंक्लूड होगा एंड कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या इंक्लूड नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ परचेस में आपको सबसे पहले फ्रेट इंक्लूड होगा। टैक्सीस है वो रिफंडेबल है तो इंक्लूड नहीं होगा। टैक्सीस रिफंडेबल नहीं है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए डिस्काउंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, रिफंडेबल टैक्सीस है, वो सब आपको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे टैक्सीस एंड डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यानी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं, उसी मटेरियल के लिए क्या हुआ चाहिए? डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बोला है आपको, यानी डायरेक्ट कॉस्ट आपको बोला है तो वह ऐड होगा। क्या ऐड नहीं होगा? ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, अदर सिमिलर आइटम है, वो कंसीडर नहीं होगा। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तो 2 टाइप के हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड्स तो आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिट डिवाइड करके पर रेट फाइंड करके ऐड कर सकते हो। वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाई टोटल यूनिट, पर यूनिट आ जाएगा, जितने यूनिट स्टॉक में है उतना मल्टीप्लाई करके वेरिएबल ओवरहेड्स आप इजीली एक्चुअल बेस ले सकते हो। लेकिन फिक्स ओवरहेड में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली फिक्स ओवरहेड्स नॉर्मल कैपेसिटी से एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आएगा 18 लाख का एक्सपेंडिचर है, 1 लाख का नॉर्मल कैपेसिटी है, 18 रुपीज़ रिकवर करना है। लेकिन 1 लाख से कम प्रोडक्शन हुआ, 90,000 ही हुआ तो 16.2 एब्जॉर्ब होगा, 1.2 है वो PNL में जाएगा। अनअलोकेटेड अनएब्जॉर्ब कैपेसिटी जो है, नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन हुआ है तो उसका जो डिफरेंस है वो PNL में जाएगा।
लेकिन आप नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो 1 लाख की जगह 120 करते हो तो 18/120 करके एब्जॉर्ब 15 ही लेना है। एब्जॉर्ब आप 18 लोगे ना तो कॉस्ट आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना वो कॉस्ट से बढ़ जाएगी। आप एंटीसिपेटेड प्रॉफिट कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। अगेन रिपीटेड, नॉर्मल कैपेसिटी से आपको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंसीडर करना है। कैपेसिटी कम हुआ है तो डिफरेंस अनअलोकेटेड ओवरहेड्स है वो P&L में एक्सपेंस जाएगा। ज़्यादा हुआ है तो एक्चुअल लेना है। हाई प्रोडक्शन है तो आपका रिकवरी रेट कम हो जाएगा। हाई प्रोडक्शन है तो रिकवरी रेट कम हो जाएगा। एग्जांपल से क्लियर होगा। ये वेरिएबल प्रोडक्शन तो हमने देख लिया। एक्चुअल कैपेसिटी लेना है, नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिवाइड करना है, वो तो ईजी है। अभी देखो ये एग्जाम्पल से आपको फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 18 लाख का ओवरहेड्स है और आपका नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है तो आप 18 रुपया रिकवर करोगे। यहाँ पे फुल कैपेसिटी से काम किया है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है तो 18 रुपीज़ है, वही आपका रिकवरी रेट है, उतना ही आप रिकवर कर रहे हो। कुछ अनरिकंसाइल्ड कैपेसिटी, अनअलोकेटेड कैपेसिटी है ही नहीं। 1 लाख का कैपेसिटी था, 1 लाख का ही प्रोडक्शन हुआ है। समझो 90,000 का प्रोडक्शन हुआ, कैपेसिटी 1 लाख का था तो यहाँ पे 18/90 20 नहीं करना है, ऐसा बोला है यहाँ पे। ऐसा आप नहीं कर सकते, नॉट गोइंग टू चेंज बोला है। तो क्या करना है वो देखो। आपको यहाँ पे ऐसा करोगे ना, ओवर वैल्यू करोगे ना, 20 लोगे ना तो प्रॉफिट गलत आ जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, हायर आ जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करो। 1 लाख की जगह 90,000 का प्रोडक्शन हुआ है तो 90,000 इंटू 18 ही करो। 18 लाख डिवाइड बाई 1 लाख था ना, जो हमने 18 देखा ना आगे, वही 18 हमें लेना है। हमें यहाँ पे 20 नहीं लेना है, ऐसा बोला है। 1 लाख से कम प्रोडक्शन है तो रिकवरी रेट रिवाइज नहीं होगा, आपको 18 लेके ही करना है। इसीलिए बोला है 18 इंटू, यहाँ पे ये रहा 90,000 इंटू 18 16.2 वो रिकवर होगा। कितना रिकवर नहीं हुआ? 10,000 इंटू 1.8 जो आपका रिकवर नहीं हुआ है बाकी का 10,000 इंटू 18 वो P&L में जाएगा। 1 लाख का टारगेट था, 90 का प्रोडक्शन हुआ तो 60.2 एक्सपेंस चार्ज होगा, यानी रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज करेगा, COGS इंक्रीज करेगा। लेकिन जो अनएब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो P&L में जाएगा। 1 लाख की जगह 90,000 का प्रोडक्शन हुआ, 10,000 अनएब्जॉर्ब कैपेसिटी है, अनअलोकेटेड कैपेसिटी है तो मल्टीप्लाई 1.8 करके आपको P&L में ले जाना है। लेकिन आप नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा का प्रोडक्शन कर रहे हो। 1 लाख आपका नॉर्मल कैपेसिटी था, आपने 1,20,000 है उसका प्रोडक्शन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे रिकवरी रेट रिवाइज करना पड़ेगा। 80 लाख डिवाइड बाई 1.2 यानी 15। यहाँ पे आपको 15 पर यूनिट रिकवर करना है। 15 इंटू 1.2 करोगे 18 लाख हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 15 आप यहाँ पे 18 करोगे ना तो आपका रिकवर्ड है ना वो एक्चुअल से बढ़ जाएगा। रिकवर्ड एक्चुअल से बढ़ना नहीं चाहिए। कॉस्ट है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है, उससे ज़्यादा आप कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे याद रखो, नॉर्मल कैपेसिटी से कम यूटिलाइजेशन है तो रिकवरी रेट नॉर्मल कैपेसिटी से कंसीडर करना है, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा है तो रिकवरी रेट रिवाइज करना है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, आप क्रूड ऑयल है वो जब प्रोसेस करते हो उसमें से आपका पेट्रोल, डीजल, गैस अलग अलग सब प्रोडक्ट मिलती है आपको, तो वहाँ जब तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट कॉमन मटेरियल है, कॉमन प्रोसेस है, तब तक की कॉस्ट है वो स्प्लिट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं, हर एक पे अलग अलग प्रोसेस होती है, प्यूरिफिकेशन उसका अलग अलग होता है तो वो आफ्टर फर्दर प्रोसेस बोला जाता है। तो स्प्लिट ऑफ यानी कॉमन रॉ मटेरियल, कॉमन प्रोसेस तक का जो एक्सपेंडिचर है वो रीजनेबल बेसिस हर एक प्रोडक्ट में आपको अलोकेट करना है। इसीलिए बोला है कंसिस्टेंट बेसिस स्प्लिट ऑफ तक का कॉस्ट आपको अलोकेट करना है। लेकिन आपका जो टारगेट नहीं था, ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट आया, डामर जैसा कोई भी बाई प्रोडक्ट आया तो बाई प्रोडक्ट की निग्लिजिबल अमाउंट होती है, नॉन मटेरियल अमाउंट होती है, वो आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से लेस कर देते हो। बाई प्रोडक्ट NRV से मेन प्रोडक्ट कॉस्ट में से नॉन मटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है तो हम उसमें से लेस कर देते हैं। अगेन अदर कॉस्ट क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा? समझो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए कोई भी कस्टम मेड आपने बोला था वो कॉस्ट इनकर्ड किया, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन है तो वो सब इंक्लूड होगा। कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट है, पहला पॉइंट था कि आपने बोला था वही काम मैंने प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए किया तो इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट है, मैं जब फंड बोरो करके पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस टाइम का इंटरेस्ट लगेगा,
तो इंटरेस्ट क्या पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट होगा। देखो पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपने वाइन की तरह थोड़े दिन रखना पड़ा है, इसीलिए रखा है, तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। लाइक वाइन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आपको गेट रेडी के लिए, वाइन को कंप्लीट रेडी करने के लिए आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ पीरियड संभालना पड़ता है, तो उसी पीरियड का इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट होगा, अदर आइटम का नहीं। जहाँ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़े दिन आपको संभाल के रखना पड़ता है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है जिसमें वैल्यू एडिशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए आपने थोड़े दिन रखा हुआ है, तो उसका उतने पीरियड का इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट माना जाएगा। देखो इन्वेंट्री कॉस्ट काउंट करने के टाइम आप जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेते हैं, वैसे ही आपको इंटेंजिबल असेट कोई है, आपने कोई पेटेंट कॉपीराइट परचेज किया हुआ है, तो इंटेंजिबल असेट्स का जो अमोर्टाइजेशन है पेटेंट राइट का, वो भी आपका पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। AS11 वाला आपका फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड वाला डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है। क्या क्या इन्वेंट्री कॉस्ट में एक्सक्लूड होगा, स्पेसिफिकली यहाँ पे दे भी दिया है, एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस जो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, तो ये एबनॉर्मल चीज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। आपका कुछ भी फायर हुआ है, कोई मटेरियल चुरा गया है, कोई भी सिचुएशन में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, एडमिन नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट का आप वैल्यूएशन करोगे ना तो आइटम बाय आइटम भी कर सकते हो और ग्रुप भी कर सकते हो, और स्पेसिफिक ऑर्डर से बनाया हुआ है। यहाँ देखो बोला है आपको लॉट में भी कर सकते हो, ईच यूनिट भी कर सकते हो। बाद में आपने कस्टमर के ऑर्डर से ही बनाया हुआ है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगेगा। जो आपने कस्टमर के कहने से स्पेसिफिक उसके लिए जो चीज़ बनाई है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। अनदर थिंग जो जनरल में बनाया जाता है, कोई भी कस्टमर परचेस करके जा सकता है, बेच में बनाया जाता है, उसमें फीफो एंड वेटेज आएगा। नाउ अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट, सबसे पहले अदर मेजर में स्टैंडर्ड कॉस्ट, जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एवरेज निकाल के अप्रोक्सीमेशन लेके लास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर सकते हो नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी पे, और हर एक बैलेंस शीट डेट पे आप उसको रेगुलरली रिव्यू भी करते हो, इन बिटवीन भी रिव्यू कर सकते हो। रिटेल बिजनेस है, लाइक आप कटलरी की दुकान पे जाते हो, छोटी छोटी चीज़, बहुत बड़े छोटी छोटी चीज़ वाले प्रोविजन स्टोर होते हैं, वहाँ जहाँ पे एक्चुअल में स्टॉक काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं होता है, क्वांटिटी डिटेल रखना भी पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ओपनिंग लिखते हो, परचेस लिखते हो, सेल्स लिखते हो, और प्री डिटरमाइंड परसेंटेज होते हैं सेल में, तो सेल का परसेंटेज अप्लाई करके जीपी लिख देते हो, बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, परचेस 85,000 का है और स्टॉक 15,000 का है, परचेस 85, स्टॉक 15,000, और प्रॉफिट मार्जिन 25 ऑन कॉस्ट है, तो 25 ऑन कॉस्ट है, ये आपका क्या है, देखो परचेस है, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस, तो ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस का सेल वैल्यू निकाला आपने फाउंडेशन में किया था, यहाँ पे सेल वैल्यू निकाला 125, एक्चुअल सेल कितना हुआ है 105, तो जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है उसका सेल वैल्यू है वो, इसीलिए 20,000 है वो इन्वेंट्री का सेल वैल्यू है, उसमें से कॉस्ट के 20%, यहाँ पे आपने जो लगाया है 125%, और बोला है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल के 20%, 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल के 20% निकाल दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ग्रॉस परसेंटेज ऑफ मार्जिन मेथड, अभी NIV हमने देखा था, NIV आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड डिसाइड करना है, लेकिन एवरी ईयर उसका जो फ्लक्चुएशन है वो कंसीडर करके करना है। अभी 31 मार्च का NIV डिसाइड कर रहे हो, 31 मार्च के बाद की कोई ऐसी आफ्टर बैलेंस शीट डेट की कोई इवेंट है ना, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो वो भी आपको कंसीडर करना है। 31 मार्च को तो मटेरियल सही था लेकिन बाद में बारिश आया तो बिगड़ गया, तो NIV कम हो गया, 5 अप्रैल को आया है तो वो भी आपको कंसीडर करना है। वैल्यूएशन आप कर रहे हो 10 सितंबर को, 31 मार्च को आपका रॉ मटेरियल अच्छी कुछ कंडीशन में था, 5 अप्रैल को बारिश आने की वजह से उसका वैल्यू कम हो गया, तो वो भी आपको आफ्टर बैलेंस शीट डेट का भी कोई सिचुएशन है वो कंसीडर करना है।
कॉस्ट और एनआरवी आइटम बाय आइटम भी डिसाइड कर सकते हो, इन ग्रुप टोटल भी कर सकते हो। एग्जांपल दिया है 50 45, कंपेयर किया 45 20 24, तो यहाँ हो गया 20, इस दोनों का टोटल किया है, ये आइटम बाय आइटम है। आप टोटल भी कंपेयर कर सकते हो, 70 एंड 69 भी ले सकते हो। एक एक आइटम कंपेयर किया तो 65 आया, टोटल कंपेयर करोगे तो 69 आएगा। पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन है वो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में किया जाता है। मोस्ट रिलायबल जो एविडेंस अवेलेबल होता है उसके बेस पे किया जाता है। 31 मार्च के बाद का कोई फ्लक्चुएशन है तो वो भी आपको कंसीडर किया जाता है। एनआरवी ऑफ मटेरियल हेल्प फॉर यूज और डिस्पोजल, वो भी आपने आगे देखा था, नया कुछ नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट है वो आप कम प्राइस में बेच रहे हो कॉस्ट से, तो मटेरियल है वो आपको रिप्लेसमेंट प्राइस से लेना है, और ज़्यादा से बेच रहे हो तो आपको कॉस्ट से लेना है। ये सब टॉपिक हमने किया हुआ है। लास्ट डिस्क्लोजर यानी ऐसा नहीं बोल सकते हमने AS2 फॉलो किया है, उसमें बोलना पड़ता है आपको। AS2 में हमने हमारे पास FIFO किया, वेटेज किया, कौन सा मेथड किया, कैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कोई मेथड में असेट में कुछ चेंज हुआ है, यूजफुल लाइफ में चेंज हुआ है, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड लूज टूल्स एंड अदर्स कोई स्पेस और कुछ है तो उसका भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर करना है। अगेन छोटे छोटे एग्जांपल है, आइटम्स आर नॉट इंटरचेंजेबल है, नॉट सिमिलर है, तो आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लेस, आइटम बाय आइटम आपने लिया हुआ है, आइटम बाय आइटम आपने कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे देखो आपका एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है, यानी ये एनआरवी हुआ। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इन फ्यूचर, कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹10, तो क्या आप दिखा सकते हो? नहीं। जब 11 में आप सेल करोगे एनआरवी 11 माइनस 10% कमीशन होगा। आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसका कॉस्ट है 10 लाख, कॉस्ट है 10 लाख, बेचोगे 11 लाख में, लेकिन 10% कमीशन पे करने के बाद बेचोगे तो यहाँ पे देखो आप 10% कमीशन पे लेस करोगे तो 90 एनआरवी हो जाएगी। आप बेच सकते हो फ्यूचर में 11 लाख, 10% कमीशन देना पड़ेगा तो 1.1 कमीशन चला जाएगा, तो 9.90 एनआरवी आएगा। तो 10 लाख कॉस्ट है, 9.90 एनआरवी है, तो आपके एनआरवी से कंसीडर करना है। ये एग्जांपल देखो 5000 का इनपुट था, 5% वेस्टेज था, 4750 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है। 5000 माइनस 5% 4750 एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, एंड 5% लॉस है वो 250 है, नॉर्मल लॉस 250 है। 5000 का 5% नॉर्मल लॉस 250 है, एक्चुअल में हुआ 300 है, तो 50 का एबनॉर्मल लॉस PNL में जाएगा। 50 का एबनॉर्मल लॉस PNL में जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको 50 लाख यानी 5000 इंटू 1000, 5000 इंटू 1000 आपको कंसीडर करना है। 5000 इंटू 1000 ये कंसीडर करने के बाद 50 लाख डिवाइड 4750 ये पर यूनिट आया, मल्टीप्लाई 50 करके आप एबनॉर्मल कंसीडर करके PNL में ले जाओगे। यहाँ पे 5000 डिवाइड नहीं करना है, 4750 करना है, वन चीज़। दूसरा 300 एंड 250 का डिफरेंस 50 एबनॉर्मल होगा। हमने पहले से सोचा था 5000 का इनपुट डाल रहे हैं, 5% नॉर्मल लॉस होने वाला है, 250 नॉर्मल लॉस होने वाला ही है, तो 250 तक कोई चिंता नहीं थी। यहाँ पे 300 हो गया तो 50 है वो एबनॉर्मल हुआ, तो 50 का जो हमारा कॉस्ट है वो PNL में जाएगा। अगेन एब्जॉर्ब करना है। आपका 20 लाख का फिक्स ओवरहेड्स है, 2 लाख kg आपका नॉर्मल कैपेसिटी है, 240 20 एंड 20 डिवाइड बाई 2 लाख, 20 डिवाइड बाई 2 लाख यानी 10 आएगा। 240 20 एंड 10 270 आपका हुआ पर यूनिट कॉस्ट, एंड 270 इंटू 4000 स्टॉक पड़ा हुआ है आपका, 4000 स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 270 इंटू 4000 करोगे तो आपका 10,80,000 है, वो वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री हो जाएगा। MCQs का ज़माना है, अभी 30 MCQs पूछे जाते हैं, इसी MCQ से देख लो। यहाँ पे पहला ही आपको बोला है क्या AS2 में कवर होगा, तो रॉ मटेरियल होगा, ये 3 एक्सेप्शन में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन है, शेयर है, डिवेंचर स्टॉक है, वो एक्सेप्शन में आ रहे हैं। सिर्फ रॉ मटेरियल कोई AS2 है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे बोला है मटेरियल आप फिनिश गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हो और फिनिश प्रोडक्ट है वो आपका नॉट बिलो एट कॉस्ट बेच रहे हो। देखो यहाँ पे दे विल बी इनकॉर्पोरेट आर एक्सपेक्टेड टू बी इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड। आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट से रिकॉर्ड करना है तो फिनिश प्रोडक्ट आपका अबोव कॉस्ट बेचना पड़ेगा, तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। क्या क्या एक्सक्लूड होगा इन्वेंट्री कॉस्ट में, क्या एक्सक्लूड होगा, तो बाकी का सब एक्सक्लूड होगा। सेलिंग एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे एबनॉर्म वेस्टेज एक्सक्लूड होगा, स्टोरेज कॉस्ट है वो आपका एक्सक्लूड है, यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ है, 2 बार नेगेटिव आ गया।
उसका मतलब क्या इंक्लूड होगा आ गया। यहाँ पे बोला एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट, नीचे के अलावा की चीज़ एक्सक्लूड करोगे, नीचे की अलावा की चीज़ एक्सक्लूड करोगे, दो नेगेटिव टर्म्स है, इसलिए क्या इंक्लूड होगा आ गया, इसलिए अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स है वो इंक्लूड होगा। अगेन कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, एडमिन ओवरहेड्स ऑलवेज इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता है। जब एडमिन ओवरहेड्स पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके लिए जरूरी है तो ही उसमें ऐड होता है। कौन सी कॉस्ट एक्सक्लूड होगी हमने देखा था, स्टोरेज है, एडमिन है, एसएनडी है, वो सब एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है इसीलिए वो एक्सक्लूड होगा। अगेन यहाँ पे 12,000 मेट्रिक टन है, कॉस्टिंग है वो आपका 150 है। एट द एंड ऑफ दैट यू आर एट द ईयर ऑफ एंड वेस्टेज इज 630 और 4% इज एक्सपेक्टेड, 4% इज एक्सपेक्टेड। अभी हमने जो 300 एंड 250 वाला किया था ना, 5,000 में 5% आपका एक्सपेक्टेड था, इसलिए 250 था, एक्चुअल में 300 हुआ था। इसी तरीके से 12,000 में 4% यानी 480 एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में 630 हुआ है, तो 630 माइनस 480 यानी 150 का आपका यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है वो आपको कंसीडर करना है, वो आगे आंसर आएगा। अगेन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में बेचता है इसीलिए आपको रिप्लेसमेंट प्राइस 90 लेना है। फिनिश प्रोडक्ट है कम प्राइस में बेच रहा है इसीलिए हमें यहाँ पे 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ए, परचेज प्राइस 120 है लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश प्रोडक्ट है, अभी तक आपने 260 का कॉस्ट इनकर्ड किया है, अभी 60 होने वाला है। 260 कॉस्ट आज तक हुआ है, 60 होने वाला है, टोटल 320 कॉस्ट होगा, लेकिन आप सेलिंग प्राइस 300 में ही करोगे। सेलिंग प्राइस कितने में करोगे? 300, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट है वो बढ़ जाती है फिनिश प्रोडक्ट की, इसीलिए मटेरियल 90 से ही बुक करना है। मटेरियल है वो आपको 90 से ही बुक करना है, वो आपको डिटेल में आगे भी आएगा। यहाँ पे भी पार्टली फिनिश प्रोडक्ट है, पार्टली फिनिश यूनिट्स है, 530 कॉस्ट हो चुका है एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर 310 की ज़रूरत है, बेचोगे 750 में। देखो यहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए 750 माइनस 4% करके एनआरवी फाइन करना पड़ेगा, एनआरवी फाइन करना पड़ेगा। जो अभी हमने क्वेश्चन किया एक बार देखते जाओ, क्या AS2 में नहीं आएगा, एबनॉर्मल आइटम, स्टोरेज, एडमिन, एसएनडी नहीं आएगा। अगेन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो हमने देखा था ना 480, 12,000 का 4%, 480 तक नॉर्मल है, 630 हुआ था, 630 माइनस 480, 150 एबनॉर्मल मटेरियल क्वांटिटी, एबनॉर्मल मटेरियल क्वांटिटी एंड पर यूनिट फाइंड करने के लिए 80 लाख डिवाइड बाई 11,520, 11,520 कहाँ से आया? 12,000 माइनस 480, 12,000 माइनस 480। जैसे अगले क्वेश्चन में आपने डिवाइड किया था वो 4750 किया था, सिर्फ नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद का डिवाइड करोगे पर यूनिट आएगा, एबनॉर्मल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो एबनॉर्मल लॉस आपका आ जाएगा। अभी जो हमने 320 वाला क्वेश्चन देखा था, कॉस्ट 320 है, आप 300 में बेच रहे हो तो आपको रिप्लेसमेंट प्राइस ही लेना है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्राइस है और यहाँ पे भी आपको कॉस्ट 260 हो रही है लेकिन लेना 240 है, एनआरवी लेना है। एनआरवी यानी क्या, 300 में बेचोगे, अभी 60 का कॉस्ट इनकर्ड करना है, 300 में बेचोगे, 60 का कॉस्ट अभी इनकर्ड करने का बाकी है, तो यहाँ पे 240 आएगा और ये आपका 300 है वो एनआरवी ही है, इसीलिए WIP एंड फिनिश गुड्स एनआरवी, रॉ मटेरियल है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कंसीडर करना। ये लास्ट जो क्वेश्चन था जिसमें आपका 750 और कॉस्ट वो 530 बढ़ता था, इसीलिए हमने बोला था कि यहाँ पे भी एनआरवी लेना है। 4% ब्रोकरेज फाइन करने के बाद जो एनआरवी है वही हमें कंसीडर करना है। 530 आज तक कोर्स हो चुका था और यहाँ पे हमारा एनआरवी आ रहा है 410। आपको ऐसा बोला था, अभी तक कोर्स 530 हुआ है, 310 भी होने का बाकी है, तो नेट सेलिंग प्राइस माइनस जो होने का बाकी है वो, माइनस जो बाकी है वो ब्रोकरेज, तो 410 अभी एनआरवी आया, अभी तक का कोर्स 530 है तो हम 410 लेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने ग्रुप है उसमें आप सेंड करिए तो सबको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।